Good afternoon, all of you. Today we are going to start our chapter number 2, that is electrostatic potential and capacitance. Very good afternoon. तो समझते हैं चैप्टर के नेम को. व्हाट इट सजेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है हम पढ़ चुके हैं. बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? चार्ज एट रेस्ट. चार्ज एट रेस्ट पोजीशन. इलेक्ट्रोस्टैटिक means to say charge plus rest position. And what is the meaning of potential? What is the meaning of potential? What is the meaning of potential? पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड. एनर्जी स्टोर्ड. सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज विच इज इन रेस्ट पोजीशन सजेस्ट अस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. फील कर पा रहे हो कि अगर कोई चार्ज हमारे रेस्ट पोजीशन पे है तो वो कितना पोटेंशियल एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन. ओके, सो दिस वन इज द बेसिक डेफिनेशन. इसको और अच्छे से डीप में हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है. उससे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और पोटेंशियल को डिफरेंटली. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया कि चार्ज जब हमारा रेस्ट पोजीशन में होता है तो उससे एसोसिएट ये प्रॉपर्टी है. और पोटेंशियल का मतलब ये होता है द एनर्जी स्टोर्ड व्हेन the object is in rest position. So whenever there is a charge present in rest position and the energy associated with it is called as a electrostatic potential. और अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें पोटेंशियल की, तो क्लास 11th के अंदर हमने पढ़े थे दो टाइप के फोर्सेस. एक था हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, एक था हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो क्या आप बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है? सर कंजर्वेटिव से. तो क्वेश्चन आकर ये होता है कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव. नाउ लेट्स come to discuss about conservative and non conservative force. बताइए कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? बेसिक डेफिनेशंस, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्लास 11 में कंप्लीट कर चुके हैं, बट जो हमारे काम का है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स? सर कोई भी चार्ज स्टेशनरी पोजीशन. क्या? कोई भी चार्ज जो स्टेशनरी पोजीशन पर हो उसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं ना. वो दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक. वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्स. 11th कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. हाँ दीपक. सर जिसमें फोर्स कंजर्व्ड हो. हाँ, अब इसका मतलब क्या होता है? फोर्स कंजर्व्ड हो, इसका मतलब क्या होता है? हाँ डेफिनेटली फोर्स कंजर्व होगा तभी तो कंजर्वेटिव फोर्स है. बट इसका मतलब क्या हुआ जनरल लैंग्वेज में या इसकी डेफिनेशन के टर्म्स में? देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके अंदर वर्क डन जो भी होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स द टोटल वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. बट इन कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन अंडर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ. मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए यहां पे टेबल पे एक बुक रखी हुई है,
टेबल पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है। तो टेबल पे अगर बुक रखी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इस बुक को अगर मैं उठा करके हवा में घुमा करके और वापस उसी जगह पे रख दूंगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। या मान लीजिए अगर इसी टेबल पे, या सेकंड केस में अगर इसी टेबल पे बुक अभी इस कॉर्नर पे थी, इस बुक को मैं घुमा फिरा के यहां पे ले आया। पहले मैं इस वाले रास्ते से लाया, फिर मैं इसे घुमा फिरा के इस वाले रास्ते से लाया, फिर मैं इसे उठा करके और वापस यहां पे रख दिया मैंने इस वाले रास्ते से। तो यहां पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 paths are there to move the book from A to B, but in all the paths the energy or the work done remains the same. It does not depend on the path traveled by the object. In such kind of cases, the force acting on it is called as a conservative force, and in this case the conservative force is gravitational force. So the gravitational force is a type of conservative force which does not depend on the path. It only and only depends on the final position and the initial position. Is it clear to everyone? We have discussed it about in our class 11th. Conservative forces. Same चीज अगर हम बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, अगर हम बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, इसी बुक के एग्जांपल की अगर ले, तो अगर इसी टेबल पे हमने बुक को ए से बी पे ले जाना है, एक ए से बी पे ले जाना है, तो अगर मैं अलग अलग रास्ते ट्रैवल करूं, पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी, और इस केस में अगर मैं बात करूं फ्रिक्शनल फोर्स की, इस केस में अगर मैं बात करूं फ्रिक्शनल फोर्स की, सो द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी डिफरेंट इन ऑल द 3 केसेस. Frictional force will be acting different in every other path. यहां पे हर एक रास्ता अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स को शो करेगा. जितना ज्यादा आप पाथ ट्रैवल करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा वर्क करेगा. जितना कम रास्ता ट्रैवल करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स उतना कम काम करेगा. Is it clear to everyone? So frictional force is the example of non-conservative force and the gravitational force is the example of conservative force. Just like the gravitational force, electric force is also a kind of conservative force. It does not depend on the path traveled by the object. It only and only depends on the initial and the final position of the object. Is it clear to everyone? बढ़े आगे. तो यहां पे हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की. तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल और केवल किसके लिए डिपेंड होती है, किसके लिए डिफाइंड होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए. वी हैव टॉक अबाउट इट दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली एंड ओनली डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस सच काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स. We talked about the gravitational potential energy, but we never talk about the frictional potential energy. Why? Because frictional force is a non-conservative force and potential energy does not define for the non-conservative forces. It is only and only defined for the conservative force. So that is why we have always talk about the gravitational potential energy, but we never talk about the frictional potential energy. We will gonna talk about the electrostatic potential energy. We will gonna talk about the electrostatic potential energy. Why? Because electric force is a conservative force. So that is why the potential energy is defined for the electric force and it is a kind of a conservative force. तो यहाँ पे हमारा एक दिमाग में माइंडसेट क्लियर होता है कि पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल किन के लिए डिफाइंड होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए. और अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है. क्लियर है सबको? बढ़े आगे. चलिए तो देखते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव किस तरह से है और उसके रेस्पेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस तरह से डिफाइंड है. समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक स्प्रिंग की, जब हम स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है इन द टर्म्स ऑफ, ये पहले स्प्रिंग की पोजीशन ए है और जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो स्प्रिंग जो है वो हो चुकी है कुछ इस तरह से. ठीक है, पहले ये एक्सपेंडेड थी, अब ये कंप्रेस हो चुकी है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स. नाउ द kinetic energy is stored in
terms of potential energy. So whenever we remove the applied force, it will comes back to the same position and the potential energy again convert into the kinetic energy. फील कर पा रहे हो? स्प्रिंग है, स्प्रिंग अभी स्टेशनरी पोजीशन पे, स्टैटिक एनर्जी इसके अंदर बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या किया, फोर्स को अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसके अंदर कंप्रेशन हुआ, उस कंप्रेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी है वो स्टैटिक एनर्जी के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कंजर्व होने लगी। और जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स को रिमूव किया, स्प्रिंग वापस से पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करिए। बट दोनों ही केसेस में जो टोटल सम ऑफ स्टैटिक एंड द काइनेटिक, पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो सेम रहता है। दैट इज कॉल्ड एज अ कंजर्वेटिव फोर्स। चीज समझ रहे हैं आप? पहले स्प्रिंग यहां पे थी, फोर्स अप्लाई किया, टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। फोर्स हमने रिमूव किया, वापस से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिमूव हो रही है, कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, बट द सम ऑफ बोथ द एनर्जी इज कांस्टेंट। और फिर जब हम फोर्स को रिमूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ रही है, बट इन द सेम केस, इन अगेन दिस वन, द सम ऑफ बोथ द एनर्जी रिमेन सेम। तो ये होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स ऑफ कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है कि आपका सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल रिमेन सेम, रिमेन सेम। उन दोनों एनर्जीज का सम जो है वो सेम रहेगा। इसी एग्जांपल की तर्ज पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मान लीजिए यहां पे हमारा एक चार्ज है, एक लार्ज साइज का पॉजिटिव चार्ज है, लार्ज साइज का पॉजिटिव चार्ज है जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है, इतना ज्यादा इसका मास है कि ये बिल्कुल हिलेगा नहीं। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि इसके पास में जो हम चार्ज लेकर के जाने वाले हैं वो काफी छोटू सा है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से फील करना, समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो एक हमारा हैवी पॉजिटिवली चार्ज है, सेकेंडरी हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को हमने फ्री स्पेस में ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा, एक डिस्टेंस पे जाने के बाद ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों? क्योंकि आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स बिकेम नेग्लिजिबल। होगा ऐसा? भाई हमने फोर्स चार्ज को इस पे पुट करा तो इसने इसे रिपेल करा और ये कुछ डिस्टेंस पे जाकर के रेस्ट पोजीशन पे आ गया। यहां तक सबको क्लियर है? बड़े आगे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है, इसलिए ये जो चार्ज है वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाकर के और रेस्ट पोजीशन पे आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। अब क्या कर रहे हैं? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, समझना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस चार्ज पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। अब हम इस चार्ज पे क्या करेंगे, एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जब हम इसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने पे इस चार्ज को हम इसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे, सेकेंडरी चार्ज की डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो देखो फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या यहां पे वर्क डन होगा? होगा कि नहीं होगा वर्क डन? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन होगा। अब ये वर्क डन हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे चार्ज को हम आगे ले जा रहे हैं वैसे वैसे हमें फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कम होती जा रही है। F इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। तो उस चार्ज को विथस्टैंड करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। कैन यू फील इट? फील कर पा रहे हो? यस सर। स्प्रिंग के केस में समझो, स्प्रिंग को जब हम इनिशियली प्रेस करना, कंप्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो इजीली हो जाती है। जैसे जैसे वो कंप्रेस होने लग जाती है तो हमें फोर्स को बढ़ाना पड़ता है उसे और ज्यादा कंप्रेस करने के लिए। कैन यू फील इट? यही चीज यहां पे भी होगी कि स्टार्टिंग में तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा तब भी चार्ज मूव हो जाएगा। जैसे जैसे चार्ज इसके पास आता जाएगा वैसे वैसे हमें एक्सटर्नल फोर्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो अपोजिट फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। और यहां पे एट द सेम टाइम वर्क डन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेफिनेटली हियर वर्क डन इज हैपनिंग। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि ये जो चार्ज हम यहां पे लाना चाह रहे हैं वो फोर्स लगाने के कारण वर्क डन होगा और वो चार्ज यहां तक आ जाएगा। आ गया? अभी फोर्स अप्लाइड है, फोर्स हटाए तो ये तो रिमूव हो जाएगा, मूव हो जाएगा।
तो अभी भी हमारा फोर्स जो है वो अप्लाइड है। फोर्स क्या है? अभी भी अप्लाइड है, ध्यान से समझना, फोर्स अप्लाइड है। अब देखिए यहां पे दो चीजें हो सकती है, यहां पे दो चीजें हो सकती है। पहली चीज तो क्या हो सकती है कि अगर मैं फोर्स को रिमूव कर दूं और ये चार्ज तब भी यहीं पे पड़ा रहे। दो चीजें हो सकती है, जब मैं फोर्स रिमूव करूं तो ये चार्ज जो है वो यहीं पे पड़ा रह जाए। और क्या हो सकता है कि अगर मैं फोर्स रिमूव करूं तो ये चार्ज या तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए या इससे रिपल्सिव हो जाए। दोनों केसेस हो सकते हैं। तो या तो चार्ज यहीं पे रह जाए या फिर वो इस तरफ या इस तरफ मूव कर जाए। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए चार्ज पे से फोर्स, अप्लाइड फोर्स रिमूव करने पे चार्ज यहीं पे रुका रह जाए तो इसका मतलब होगा कि इसके अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं हुई, इसके अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं हुई। लेकिन अगर फोर्स रिमूव करने पे ये मूव करने लग जाए तो वो कब हो सकता है? जब हमने वर्क डन जो किया है उस वर्क डन के कारण इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई हो। चीज समझ रहे हैं आप? तो जैसे ही हम यहां से फोर्स को रिमूव करेंगे, अप्लाइड फोर्स को रिमूव करेंगे, ये जो चार्ज था ये चार्ज वापस से इसकी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। अब वो इनिशियल पोजीशन पे क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो इस चार्ज के ऊपर वर्क डन हुआ था, किसके अगेंस्ट? इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। इस चार्ज के रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जो इस पे वर्क डन हुआ था वही वर्क डन इसके अंदर एज पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में स्टोर हो गया। तो जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, चार्ज वापस से उस पोटेंशियल एनर्जी को, उस पोटेंशियल स्टोर्ड एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके और वापस से अपने आप को रिपेल कर लेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहां पे आई? जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया, ड्यू टू दैट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, इस चार्ज के अंदर इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो चुकी है। उसी स्टैटिक एनर्जी को, उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में? और अगर ये अट्रैक्ट होता तो? अट्रैक्ट होता तो क्या होता? लेट्स सी, अट्रैक्ट होता तो क्या होता? मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? अगर यूं होता तो क्या होता? यही कहना चाह रहे, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। चलो देखो क्या होगा था। पहले बताओ, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ना? यहां वाला रिपल्सिव वाला, यस सर आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहां हुई, कैसे हुई, क्यों हुई? क्लियर है? यस सर। चलो अब समझते हैं कि सर अगर यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड होता तो कैसे क्या होता। यह है हमारा हाईली पॉजिटिव चार्ज, यह है हमारा छोटू सा नेगेटिव चार्ज। जैसे ही हमने इसे पुट करा, ये इससे जाकर के चिपक गया ना। अभी हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है क्या? नहीं लगाया। तो इनिशियल कंडीशन में ये चार्ज कहां पे है? ये चार्ज कहां पे है? इसके पास बिल्कुल चिपका हुआ है। क्लियर है सबको? यस सर, पर ये रेस्ट पे थोड़ी है। ये रेस्ट पे ही तो है, चिपका हुआ ही तो है। ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे। सर इस पे तो फोर्स लग रहा है ना, अट्रैक्शन। अरे फोर्स तो लग रहा है लेकिन ये चार्ज मूव थोड़ी ना कर रहा है, ये चार्ज मूव थोड़ी कर रहा है, स्टेशनरी पोजीशन पे ही तो है। भाई एक बात बताओ, अभी मैं यहां पे खड़ा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो मुझ पे लग रहा है, लेकिन मैं डायनेमिक हूं या स्टैटिक हूं? यस सर, स्टैटिक हूं। स्टैटिक हूं ना। फोर्स तो मुझ पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन फिर भी मैं स्टैटिक हूं। और जब मैं चलूंगा तो कहेंगे कि मैं डायनेमिक हूं, मैं काइनेटिक हूं। अभी मैं काइनेटिक हूं, जैसे ही मैं रुक गया अभी मैं क्या हो गया हूं? पोटेंशियल हो गया हूं। अभी मेरी टोटल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। अब किस फॉर्म में स्टोर्ड है? काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में स्टोर है। बट ओवरऑल सम ऑफ द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। कैन यू फील इट? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए समझते हैं। तो अभी जो चार्ज है वो कहां पे हमारा? स्टेशनरी पोजीशन में है कि नहीं है? एग्री कर पा रहे? यस सर। अब देखिए क्या होगा। अब मैं इस चार्ज पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा और इस चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज से दूर लेके जाऊंगा। जी समझ रहे आप? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, F एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया, इस चार्ज को इस चार्ज से हमने दूर ले गए कि नहीं ले गए? इस चार्ज को हमने यहां तक ले आए।
ले आए। अब क्या होगा, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स में रिमूव करूंगा तो दो चीजें होगी, या तो चार्ज यहीं पे पड़ा रह जाए या चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अगर चार्ज यहीं पे पड़ा रह गया तो उसका मतलब होगा कि इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स को रिमूव करा, ये चार्ज पट्ट लेके वापस से इसके पास अट्रैक्ट हो गया। तो यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था, वो एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा था। तो जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट वर्क डन किया, और वही वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में स्टोर हो गया। फिर जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, ये चार्ज वापस से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी, वो वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके इसे इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर है? यस सर, आगे। यस आगे सर। समझ में? तो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, इट डजंट बॉदर ऑन द कंडीशन, बट द सेम चीज रिमेन सेम, बट द थिंग रिमेन सेम, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में और हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा बेसिक आइडियोलॉजी था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कैसे काम करती है, कहां पे काम करती है। इसके बारे में और डीप में स्टडी करेंगे हम हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है? किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में? सर ये दोनों में नो सर। हाँ हाँ, क्या इन दोनों केसेस में? सर जैसे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, जैसे रिपल्सिव होगा हाँ तो सर उसमें तो एनर्जी स्टोर होगी हाँ होगी। और अट्रैक्टिव होगा तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नहीं 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 नहीं, दोनों केसेस में होगी, दोनों केसेस में होगी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो उसे दूर ले जाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। चीज समझना, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो उसमें एनर्जी स्टोर करने के लिए जो फोर्स अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वो इन दोनों को दूर ले जाने के लिए करना पड़ेगा। और इन द प्रीवियस केस जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क कर रहा था, जब फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क कर रहा था, तो इन्हें पास लाने के लिए हमें फोर्स ऑफ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा था, अप्लाइड करना पड़ रहा था। चीज समझ रहे हो? यहां पे इन्हें पास लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, और वहां पे इन्हें दूर ले जाने के लिए फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। क्लियर है? यस सर। और दोनों केसेस में एक्सटर्नल फोर्स हमेशा नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट है। यहां पे नेचुरल फोर्स क्या कह रहा है? ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है? इन दोनों को अलग कर रहा है। और प्रीवियस केस में नेचुरल फोर्स क्या कहता है? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स इन्हें मिलाने में लगा हुआ था। तो दोनों केसेस में वो नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अप्लाइड फोर्स। यस सर जी। क्लियर हुआ डाउट? सर एक और डाउट है हाँ पूछो। सर, जैसे मैग्नेट होता है ना, हाँ मैग्नेट होता है। सर वो हर जो बॉडी है वो एटम से बनी हुई है, हर बॉडी एटम से बनी हुई है। तो सर सिर्फ मेटल जो वो होता है मैग्नेट, वो मेटल को क्यों अट्रैक्ट करता है? मैग्नेट जो है वो मेटल को क्यों अट्रैक्ट करता है, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फोर्स कब काम करेगा? जब इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे। ठीक समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फोर्स कब काम करेगा? जब इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे। उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स कब काम करेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगी, मैग्नेटिक पोल्स वहां पे होंगे। तो जो आयरन सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनका जो अलाइनमेंट होता है एटम्स का, वो एक पर्टिकुलर डाइपोल को क्रिएट करता है, जिसके कारण वो मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट करता है और मैग्नेट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ देयर अलाइनमेंट ऑफ देयर एटम्स। क्लियर है? यस सर। यस। चलिए।